हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्स्ट मायर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। रीज़न ये है कि अभी 2025 जो अपना क्या बोलते हैं नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें इकोलॉजी से एक क्वेश्चन आया जो कि इंट्रोडक्टरी पोर्शन से था। तो इसलिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा कि हम कुछ जो भी अपना पढ़ रहे हैं, आइदर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनफेट एग्ज़ाम, जो कि काफ़ी एक अच्छा चीज़ है। बाकी हमारे पास नीट है, या फिर बोर्ड्स पर्पस के लिए भी, कि कल को फ्यूचर में इन सब चीज़ों से क्वेश्चन ना आ जाए, उससे पहले हम इन सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। वो हमारे लिए जो आती है यहाँ पे मेन थिंग होती है। तो आज हम करने वाले हैं अर्स्ट मायर सर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो कि मुश्किल से 10-15 मिनट का होगा, जहाँ पे हम अर्स्ट मायर का जो एनसीईआरटी के, हम जैसे 11th क्लास के एनसीईआरटी खोलते हैं हमें फर्स्ट पेज पे ही मिल जाता है उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसको हम 10 से 15 मिनट में हर एक लाइन एनसीईआरटी की कवर अप करने वाले हैं। और इसके बाद हमें ऐसा कोई नीड नहीं पड़ेगा कि हमें कहीं और जा कर के पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा एक फाइनल है, बस इस चीज़ को फिर हमें फाइनलाइज करके याद करना रहेगा। तो सबसे पहले अर्स्ट मायर की बात आती है। अर्स्ट मायर का जो डेट वो लोग देते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, विच इज़ 1904 से लेकर के 2004। तो यहाँ पे इनका जो हुआ था विच इज़ अ डेट ऑफ बर्थ, और ये जो है इनका डेट ऑफ डेथ। तो ठीक है, ये दो चीज़ उन्होंने डेट मेंशन की है, मतलब इस ड्यूरेशन में इन्होंने जो भी वर्क किया है ड्यूरिंग 100 ईयर्स, मतलब ये इनके लाइफ के 100 साल थे, जिसके इन्होंने बहुत ही, मतलब एक कहते हैं ना कि इंसान ने उस चीज़ का यूज़ किया, तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से यूज़ किया और बहुत ही नाम आगे कमाया है। बाकी सेकंड जो चीज़ आती है एनसीईआरटी कहती है, वो होता है कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। तो मेन चीज़ आती है हमारे लिए कि व्हाट इज़ इवोल्यूशन। तो हम अब बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जो कि हमें अपने पेरेंट्स से जो उनके बच्चे होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइदर वो सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर हुए तो हम उसको बोल देते हैं अपना इनहेरिटेंस। सिमिलर अगर चेंजेस हमें दिखने को मिल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। बट अगर हमें डिफरेंट देखने को मिल गए हैं, तो हम उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो ये सब चीज़ें जो एक जनरेशन टू जनरेशन आ रही हैं, कुछ चेंजेस ला रही हैं या एज इट इज़ आ रही हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन। तो इनको ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने वर्क किया था, और वहाँ पे ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के रूप में वर्क करते थे। बाकी इसके अलावा भी इन्हें काफ़ी प्यारा नाम दिया जाता है, वो भी हम आगे देखते हैं। बाकी इनको 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है, जिसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि ये जो टॉप 100 साइंटिस्ट, ये जो ड्यूरेशन है, ये बेसिकली 20th सेंचुरी, ये इस टाइम में टॉप 100 जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनमें ये आते थे, कंसिडर किए जाते थे। दैट्स वाई इनको 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है। और डार्विन के नाम से क्यों उनको नवाजा जाता है, तो बेसिकली जो डार्विन थे वो हमारे 19th सेंचुरी के ड्यूरेशन में आए थे, जिसके दौरान उन्होंने भी काफ़ी, मतलब मैं अगर बोलूँ तो एक काफ़ी चीज़ें, जैसे कि जो भी हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, इवोल्यूशन के बारे में काफ़ी जो बोल सकते हैं कि हम काफ़ी चीज़ों के बारे में समझा है, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया हमारा, बाकी जीन्स वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा उन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें दी हैं। और जो ये अर्न्स्ट मायर सर हैं, इनका भी जो वर्क था अराउंड ये लगभग इवोल्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि उनको इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोला जाता है, तो इवोल्यूशन से रिलेटेड ही इनका वर्क भी जो है वो रहा है। दैट्स वाई इनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। बाकी जो नेक्स्ट लाइन है वो ऐसा लिखा जाता है कि इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी एज अ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। एज अ फैकल्टी, जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं साइंस से रिलेटेड भी, तो इन्होंने जो ज्वाइन किया था वो एज अ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस था, विच इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 1953 में इन्होंने ज्वाइन किया था, और 1975 में इनका रिटायरमेंट हो गया था, ये रिटायर ले लिया था। ठीक है, बाकी जब इन्होंने काम किया तो वहाँ पे एक प्रेस्टिजियस एकेडमिक पोजीशन इनको मिली गई थी। एक प्रेस्टिजियस एकेडमिक पोजीशन इन्हें मिली गई थी, जिसको बोला जाता है अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। इसके पीछे का मतलब है कि एक साइंटिस्ट थे, बेसिकली अलेक्जेंडर अगेसिस, मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने काफ़ी इस फील्ड में काफ़ी वर्क किया था अपने टाइम पे। दैट्स वाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ एक बोल सकते हैं कि एक पोजीशन, एक ऑनर दे रखा था उनके नाम पे, तो वो ऑनर से अर्न्स्ट मायर सर को नवाजा भी गया था। इसलिए इनको बोला जाता है अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। ये इनको एक ऑनर दिया जाता है, यानी कि बोल सकते हैं एक एकेडमिक पोजीशन है, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस। तो ये सब चीज़ हुई थी। बाकी इन्होंने लगभग
20 साल तो सब पढ़ाई करता है, एज इट इज़ इन्होंने भी 20 साल जो है अपना पढ़ाई किया। बाकी इनका जो 80 साल का कैरियर था उसमें काफ़ी बातें लिखी गई हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि 80 साल के कैरियर में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो 80 साल के करियर में इन्होंने ऑर्निथोलॉजी के बारे में बताया। ऑर्निथोलॉजी इज़ नथिंग, इट इज़ अ स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में जो भी पढ़ाई होती है वो हमारा ऑर्निथोलॉजी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हम पहले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में ही पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से, जिसमें बस ये होता है अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन। अब टैक्सॉन क्या होता है ये चीज़ हम आगे काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बारीक तरीके से उसमें घुस कर के एकदम समझ लेंगे टैक्सॉन का मतलब क्या होता है। तो इस चीज़ पे अभी लोड नहीं करनी, बस ऐसा याद करने वाली चीज़ है, इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन। बाकी दूसरी चीज़ आती है जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी का मतलब होता है यहाँ पे एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरियाज। एनिमल्स का किसी भी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन कराना इज़ अ जू जियोग्राफी। बाकी जो चौथी चीज़ दी थी वो इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने बोला था। इवोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं कि वही चीज़ है अपना इनहेरिटेंस है, वेरिएशंस है, म्यूटेशंस है, जो भी चीज़ें जो भी चेंजेस आ रहे हैं। बाकी सिस्टमैटिक्स कुछ नहीं होता। सिस्टमैटिक ये जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम बेसिकली काफ़ी चीज़ों को, जो भी हमारे स्पीशीज़ होते हैं, जीनस होते हैं, इन सबका एक कोई भी एनिमल है उसकी हर चीज़ की कैटेगरी निकाल के स्पीशीज़, जीनस सब कुछ निकाल करके उसको अरेंज करना अलॉन्ग विद देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो हमारे सिस्टमैटिक्स के अंदर आ सकता है। बाकी हमारे अभी हमें कुछ नहीं याद रखना है, ये हम फ्यूचर में जो भी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आएगा, मैं पहले ही बता दूँ कि जो द लिविंग वर्ल्ड करके एक चैप्टर है जहाँ पे हम ये सब चीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ वहाँ पे आने वाली हैं। बाकी नेक्स्ट चीज़ आती है हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। अब बात आती है कि ये हिस्ट्री और फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी है क्या। तो सिंपल सी चीज़ है, हिस्ट्री क्या होगी बायोलॉजी की। तो जो मेजर डिस्कवरीज हुई थी, जैसे कि हमारे पास सेल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, और डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में जो भी थ्योरी थी वो सब हमारा हिस्ट्री के अंदर आ जाती है। बाकी जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो हमारे फेमस साइंटिस्ट जैसे कि डार्विन थे, लुईस पास्चर सर थे, वो अपने अपने टाइम के मेंडल सर थे, इन्होंने क्या क्या काम किया वो सब साइंटिस्ट के नाम आ जाते हैं हमारे। बाकी चेंजिंग व्यूज़ इन द सेंस कि मतलब कोई थ्योरी किसी, जैसे मैं अगर बात करूँ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन की जब थ्योरी आई, जैसे जैसे साइंटिस्ट आगे बढ़ते गए, किसी ने बोला कि भाई जो है स्पोर्ट्स के फॉर्म में लाइफ आई, किसी ने बोला कि कोई भगवान है या फिर कोई ऐसा पावर है, सुपर पावर है जिसने लाइफ दी है। तो सबके जो जो व्यूज़ थे वो हमेशा समय समय के साथ बदले हैं, बट फाइनली जो एक्सेप्टेड थ्योरी थी वो हमने एक्सेप्ट की है। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है। बाकी नेक्स्ट आती है सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, कोई भी चीज़ के बारे में हम अगर हिस्ट्री देख रहे हैं तो हमें उसका सोशल वैल्यू जानना चाहिए, वो कल्चर में किस काम पे आ रही है, या फिर उसका पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंसेस तो नहीं हो रहा है। बाकी फिर हमारे पास जो चीज़ आती है वो हो जाती है फ़िलॉसफ़ी। अब बात करते हैं फ़िलॉसफ़ी में क्या आता है। तो फ़िलॉसफ़ी जो होती है बायोलॉजी की, उसमें सबसे पहला सवाल उठता है व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ स्पीशीज़, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो रियल है या फिर मेटाफॉर है, जीन्स और एनवायरनमेंट का रोल क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बाकी इथिक्स ऑफ बायोलॉजी में हमारा वही जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है। हम बेसिकली 12th क्लास की बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, कौन कौन से वेक्टर्स के फॉर्म में हमने चीज़ों को मॉडिफाई किया गया, ये सब हम काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं अभी आगे 1-2-3 महीने में, जब भी हमारा टाइम आएगा 12th का। वैसे जहाँ तक मेरा आइडिया है कि मैं 11th-12th को पैरेलली लेकर के चलूँ यहाँ पे, बस जैसे कि जो 12th वाला भी होगा उसको भी एडवांटेज मिलेगा, एंड जो 11th वाला होगा उसको भी एडवांटेज मिलेगा, और जो कॉमनली 11th-12th एक साथ कर रहा है उसको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और यहाँ पे जो भी लेक्चर है आपको चैनल पे लंबे लंबे लेक्चर नहीं मिलने वाले, सिंपल से जो लेक्चर रहेंगे वो आपके 1 आवर 1 and 30 आवर, भले ही आपको 2 पार्ट में 3 पार्ट में 4 पार्ट में चैप्टर दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको लंबे लंबे 8-8 घंटे के लेक्चर मिलेंगे। और एवरी लाइन एनसीईआरटी की कवर होगी यहाँ पे। बस मेरा जो है कि आप नोट्स या तो आप अपने खुद से बनाएं, वो सबसे बेस्ट होता है। मेरा कभी सजेशन ये रहेगा कि आप टीचर के नोट पे डिपेंड रहो। बेस्ट नोट होते हैं कि हम जो खुद से एनसीईआरटी को प्रेफरेंस लेकर के जो नोट्स बनाते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। और अगर आप कितने भी आगे, मतलब एक मैं बोलूँ ना, अच्छे अहदे पे जो बच्चे होंगे या फिर जो काफ़ी अपनी लाइफ में सक्सेस कर चुका है, इधर वो मेडिकल लाइन का हो या फिर वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हो, वो बायोटेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ से, अगर मेडिकल लाइन या फिर साइंस वाला है बंदा, तो उसे पता है कि मतलब कोई अच्छी पोजीशन पे अगर आइदर साइंटिस्ट वगैरह कुछ भी चीज़ें, तो उससे अगर हम बात करें तो वो एक ही चीज़ हमें बोलेगा कि हमने जो नोट्स थे खुद बनाए थे, अपने टीचर के नोट्स पे स्टिक नहीं रहते। और पहली बात है कि हमारे जो नोट्स होते हैं वो खुद के ही वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि हमारे नोट्स जब तक हमारे हिसाब से नहीं बनेंगे तब तक वो हमारे काम के नहीं। फिर नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा रिडक्शनिज़्म। रिडक्शनिज़्म का मतलब होता है कि जो लाइफ है वो केमिस्ट्री से रिड्यूस हुई है, मतलब जो भी चीज़ है। फिर आता है टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी मतलब कि बायोलॉजी का कोई पर्पज़ है या फिर ऐसे ही मुँह उठा के कोई सब्जेक्ट बनाती है। तो ये सब चीज़ें भी हम देखने वाले हैं अपना आगे फर्दर, ठीक है। बाकी जो भी हमें इन्होंने बताया था हमारे अर्नस्ट मायर सर ने, वो ये चीज़ थी कि उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में हमें बताया था कि स्पीशीज़ की ओरिजिन कैसे हुई है। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन थी। ये सब हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी अच्छे से इवोल्यूशन में। जहाँ तक मेरा टारगेट है कि मैं पैरेलली 12th को भी स्टार्ट ही कर दूँ, वो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी इनको एक जो मेन चीज़ बोली जाती है कि इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, या फिर इनको एक बोल सकते हैं ऑनर है। अगेन ये एक ऑनर है जो इनको दिया गया है, जिसका मतलब होता है इन्हें बायोलॉजी के अंदर 3 बड़े-बड़े अवार्ड मिले हैं। पहला आ जाता है बेल्जन प्राइज़ जो कि 1983 में मिला है। दूसरा प्राइज़ है इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी विच इज़ इन 1994। थर्ड प्राइज़ है क्रेफूड प्राइज़ जो कि 1999 में है। ये 3 प्राइज़ हैं। और एनसीईआरटी का पूरा जो एक बड़ा-सा पैरा है एक पेज में, पूरा चैप्टर जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है, अब हमने यहाँ पे फाइनली उसको कंप्लीट कर लिया है। बाकी चैप्टर नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो भी वो पहला पेज है एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। अब हमें इसके अलावा अगर हम नोट्स को 100% फॉलो करें तो हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे लेक्चर को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करिए, और अगर हो सके तो नोट्स, मेरा जो सजेशन रहेगा खुद ही बनाए। अगर नहीं कर पा रहे तो आपको ये जो भी नोट्स हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में फर्दर मिलते रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। That's it. Or thank you for watching me. Please do subscribe and like the video. And thank you so much for watching the lecture.